तो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था एडी करंट लॉस के करस्पॉन्डिंग और हिस्टैरिसीस लॉस हमने डिस्कस किया था। क्योंकि ट्रांसफार्मर में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एक सेकेंड आ रहा है, सही है। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, दो लॉस डिस्कस किए थे और इसको हमने बोला था दैट इज़ कोर लॉस। दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ठीक है, और बीएम पे भी डिपेंड करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स, पीक फ्लक्स डेंसिटी पे भी। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि ट्रांसफार्मर, ये दोनों हमको देखो, इसको चाहते तो बीच में डिस्कस कर सकते थे, लेकिन चूँकि ये जो है बहुत इतने स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं, चाहे वो मशीन के लिए ही नहीं, ट्रांसफार्मर के लिए नहीं, मशीन के लिए भी, चाहे डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, कोई मशीन ले लो तो उसमें इन सब का रोल होता है। तो इस वजह से हमने अलग से डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसफार्मर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस और प्लस ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर एट नो लोड। नीचे लिखो ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे रहेगा तब उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा पहले, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे जब ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो पहले मान में आता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखो ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, जो बेसिक चीज़ है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन ये लाइक दिस वन, ठीक है। ये क्या है आपका कोर, ऐसे ही है रिप्रेजेंटेशन। और ये फिर टाइप्स आप सब कुछ डिस्कस करें, टेंशन मत लेना, स्टेप बाय स्टेप। और ये नंबर प्राइमरी साइड है। अच्छा प्राइमरी, पहले तो क्वेश्चन ये आता है प्राइमरी साइड किसको बोलते हैं और सेकेंडरी साइड किसको बोलते हैं। वेयर लोड इज़ कनेक्टेड, ठीक है। हमने बोला नो लोड, तो यहाँ पे जो लोड था उसको हमने क्या रखा है, उसको स्विच ऑफ कर रखा हुआ है। मतलब ये जो स्विच है वो कैसा है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो इसमें कोई करंट नहीं जा रही, इसका मतलब यही बना कि जो I2 है इसमें कोई करंट नहीं है, ठीक है। I2 दिस इक्वल टू 0, दैट इज़ नो लोड, ठीक है। ट्रांसफार्मर एट नो लोड करस्पॉन्डिंग। अब पहला टारगेट ये है कि सर ये जो है हमारा सही ना सब, हाँ ठीक है। तो पहला टारगेट ये है कि जो प्राइमरी साइड किसको बोलेंगे और सेकेंडरी साइड किसको बोलेंगे। प्राइमरी साइड कोई भी हो सकता है, सेकेंडरी साइड कोई भी हो सकता है। मतलब प्राइमरी साइड का मतलब यहाँ पे है जहाँ पे सोर्स कनेक्टेड है उसको बोलते हैं प्राइमरी साइड, ठीक है। ये नहीं कि ये जैसे इसको हमने बोल दिया प्राइमरी, इसको सेकेंडरी। तो हम लोग जनरली प्राइमरी साइड में क्या करते हैं, सोर्स कनेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, आप सेकेंडरी साइड में भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी साइड का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी जहाँ पे हमने ये प्राइमरी साइड दिख रही है और ये सेकेंडरी। किसी ने कहा नहीं मैं सर इसको प्राइमरी मान सकते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे प्राइमरी वाले में, क्योंकि यहाँ पे सोर्स नहीं है तो क्या बोलेंगे वेयर लोड इज़ कनेक्टेड, ठीक है। तो क्लियर नहीं। तो प्राइमरी साइड का मतलब हमारे हिसाब से क्या है, प्राइमरी साइड मीन्स वेयर सोर्स इज कनेक्टेड, सोर्स इज कनेक्टेड, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज मत हो, जो हम बोल रहे हैं बस उसको पकड़ते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन एकदम यहीं से बनना शुरू हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड हमारे हिसाब से कौन सा है, वेयर सोर्स इज कनेक्टेड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेकेंडरी साइड क्या होगा, वेयर लोड इज कनेक्टेड, वेयर लोड इज कनेक्टेड, लोड इज कनेक्टेड। बोले तो क्लियर है कि नहीं, लोड इज कनेक्टेड। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। हमने सेकेंडरी साइड को क्या रखा पहले, नो लोड करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब ये बताइए, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स फाई एम की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, NIM डिवाइड बाय रिलक्टेंस आई थी हमने जब मैग्नेटाइजेशन डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें यही आया था ना फाई एम किसके करस्पॉन्डिंग, जब हमने ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग लिया था तो हमको फाई एम किसके करस्पॉन्डिंग मिला था, NIM डिवाइड बाय रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस की वैल्यू क्या लिखी थी, RL दिस इक्वल टू L अपॉन म्यू R इंटू म्यू नॉट
इंटू ए के करस्पॉन्डिंग, या हमने डायरेक्ट ऐसे लिखा था म्यू ए, नहीं, ये परमेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए n इंटू आई एम डिवाइड बाई रिलक्टेंस, यही था। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाई एम को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स, दैट इज टाइजेशन फ्लक्स, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे है। तो मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स किसके करस्पॉन्डिंग है, MMF डिवाइड बाय रिलक्टेंस, ठीक है। NIM किसके, दैट इज MMF। बस थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए, बाद में माइंड में कभी ये न रहे। और RL क्या है, दैट इज रिलक्टेंस ऑफ द आयरन कोर, दैट इज रिलक्टेंस ऑफ द आयरन कोर, ठीक है। बोलो, तो अब ये बताइए हमने जो सप्लाई में जो हमारी करंट कैसी थी, याद करो। यहाँ पे जो भी वोल्टेज है, करंट हमने कैसा माना था, आई दिस इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यही है। तो आई दिस इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, मतलब अगर इसकी प्लॉटिंग करें आई एम की, तो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग बन रहा है, जो भी है ऐसे बनेगा ना, ये पी मैक्स और ये आई एम और ये आई करस्पॉन्डिंग प्लॉटिंग हो गई, ये टी और ये T/2। तो ये बताइए अगर ऐसा है, देखो एक एक चीज़ पे एक एक हम इतना डिटेल में चल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं ना तो वो आपके पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो आई एम क्या है, आई एम दिस इक्वल टू साइनसॉइडल मान रखा है, अगर कॉस करस्पॉन्डिंग तो कॉस के करस्पॉन्डिंग वाला लेंगे। अब ये साइनसॉइडल आई जो है आई एम साइन ओमेगा टी करस्पॉन्डिंग है, तो ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर क्वेश्चन आए कि फाई एम कैसा होगा, फाई एम देखो, चूँकि फाई एम ये कहाँ से आया था, हमने इसके प्रीवियस में डिस्कस किया था मैग्नेटाइजेशन कर्व में, तो वहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, एक एक देखो, फाई एम दिस इक्वल टू एन आई एम डिवाइड बाई रिलक्टेंस, आई एम कैसा है, लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग, तो फाई एम कैसा मिलेगा, जो मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स है वो भी फाई एम दिस इक्वल टू, जनरली हम इसको फाई लिख देते हैं, तो फाई एम दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, ये भी फाई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी टाइप का मिलेगा। देखो नंबर ऑफ टर्न ये क्या है, एन आई फाई एम प्रोपोर्शनल है ना आई मैग्नेटाइजेशन करंट के आई एम के, ये कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू, तो ये भी पीक वैल्यू होगी। जनरली ये अगर पीक वैल्यू है तो ये पीक वैल्यू, अगर सिर्फ ये, ठीक है, तो अब यहाँ पे फाई मैक्स हो जाएगा और यहाँ पे आई मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है कि नहीं, मैग्नेटाइजिंग करंट है, इस वजह से आई एम से रिप्रेजेंट किया, उसी करस्पॉन्डिंग मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स, तो फाई एम लिख दिया, ठीक है। तो अब ये बताइए अगर ये फाई एम है प्रोपोर्शनल होगा, तो मतलब जैसा कर्व इसका होगा वैसा ही कर्व इसका होगा, हाँ मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट होगा, नहीं, क्योंकि फाई एम की वैल्यू कुछ आ रही है, ऐसे देखो कुछ आएगी ना, जो भी है ये कुछ जो भी है कांस्टेंट टाइम पे ना, तो दैट्स वाई अगर हमको फाई एम बनाना हो तो यहाँ भी बना सकते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो पहले कि सर यहाँ पे डाउट है या, ठीक है। ये फाई एम प्लस फाई एम और यहाँ माइनस फाई एम करस्पॉन्डिंग, बोलो किसी को दिक्कत है कि सर डाउट हो रहा है या जो भी है, छोटा सा मिस्टेक उसको क्लियर करो, छोटी से भी डाउट हो तो उसको क्लियर करो यहीं पे, ठीक है। तो हमको एक चीज़ तो पकड़ में आ गई, क्या कि जो इसका मतलब हुआ कि फाई एम और आई एम ऑलवेज इन सेम फेज इन ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ये हमेशा क्या होंगे, सेम फेज में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फाई एम एंड आई एम, फाई एम आई एम बोथ आर इन सेम फेज। बोलो क्लियर, डाउट हो तो बोलो, क्लियर हो गया तो भी बोलो, क्लियर है कि नहीं कि दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम फेज में होंगे, रीजन भी समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब दोनों जब सेम फेज में होंगे तो क्यों बनाया इसके लिए, क्योंकि जब फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे क्वेश्चन भी आता है इसके करस्पॉन्डिंग, इसी वजह से डिस्कस किया हमने। अब आगे बढ़े, अच्छा चलिए, तो इतना तो फिक्स हो गया कि लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ टर्म प्राइमरी साइड में कितना है, N1, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड में कितना है, N1 मान लो, और सेकेंडरी साइड में N2, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, जैसे ही आई यहाँ पे आई एम आया, आई एम क्यों आया,
क्योंकि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज ये और ये सर्किट क्या है, क्लोज है। अगर सर्किट क्लोज नहीं होता तो आई आता ही नहीं, ठीक है। तो ये बताइए जो आई आया, आई जो है आई साइन ओमेगा टी करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन करंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जब फ्लक्स होगा, देखो करंट है तो करंट की वजह से क्या होगा, फ्लक्स, राइट हैंड कर्व रूल से डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स का मैग्नेटाइजेशन। अगर कोई पूछे कि डायरेक्शन ऑफ जो फ्लक्स है, करंट है, ठीक है, करंट आ रही है, तो अगर हमसे कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स, जो मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स है उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप क्या कहोगे, राइट हैंड थंब रूल। बताया भी था हमने, याद है जब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था पोलैरिटी, याद है थोड़ा बहुत। तो ये बताइए राइट हैंड कर्व, ये क्या है, ये जो फिंगर है, कर्व फिंगर किसको रिप्रेजेंटेशन करेगा, जो कम कर्व फिंगर जो होगा, कर्व फिंगर किसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट तो थंब किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, थंब किसका रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलो, ठीक है, या वाइस वर्सा, ठीक है, राइट, यही है ना राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल, ये नहीं कि इस हैंड से देखना शुरू कर दे, नहीं, हमेशा राइट हैंड, अपना राइट हैंड पकड़िए। अगर ये कर्व फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड, और ये कुछ ऐसा होगा लाइक दिस वन। तो इतना तो फिक्स हो गया कि फाई एम का डायरेक्शन कैसा होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे जब फाई एम आया, और फाई एम कैसा है बताओ, फाई एम अभी हमने देखा था कैसा था, फाई एम साइन ओमेगा टी टाइप का, नहीं, बताओ जो फाई एम आया था हमारा, फाई की वैल्यू जो आई थी, फाई एम जिसको हमने लिखा था फाई एम, या इसी को फाई भी लिख सकते हो, दैट इज़ फाई मैक्स साइन ओमेगा टी करस्पॉन्डिंग, अगर कॉस लगे तो कॉस ओमेगा टी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा है, साइनसॉइडल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, जब टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, नहीं, फिर से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होगा कि यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, नीचे लिखो, एक एक चीज लिखते जाओ, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग क्या लिखेंगे, E1 इसमें क्या होगा, माइनस N1 डी फाई बाई डी टी करस्पॉन्डिंग, नहीं, अगर फाई एम लिया तो फाई एम करस्पॉन्डिंग, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे दूसरे वाले में माइनस N2 डी फाई एम बाई डी टी करस्पॉन्डिंग, क्लियर है कि नहीं, इतना फिक्स है कि नहीं। ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो जो फ्लक्स यहाँ पे वही फ्लक्स यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी इंड्यूस ईएमएफ होगा और यहाँ पे भी इंड्यूस होगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो पहले जल्दी से कि सर ये कैसे हो गया, या जो भी है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हुआ, कोई नहीं, आ जाएगा, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है ना, आइडियल ट्रांसफार्मर का हमने, आइडियल ट्रांसफार्मर जब आएगा तो बोलेंगे हम खुद ही, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के करस्पॉन्डिंग ही डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो ये बताइए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो माइनस N1, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई एम मैक्स
साइन का क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा 5x साइन 90 माइनस ओमेगा टी। या अनदर वे n1 ओमेगा 5x इंटू साइन, इस माइनस को अंदर एडजस्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। E1 को लिख सकते हैं ऐसे ही, जो इंड्यूस EMF आया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। उसी तरीके से सिमिलरली E2 भी ले सकते हैं। देखो E2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, माइनस N2 डी फाई एम बाई डी टी करस्पॉन्डिंग। तो ये मिलेगा माइनस N2 5x इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फिर उसी तरीके से N2 ओमेगा 5x इंटू साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख दिया। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे N2 ओमेगा 5x साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, दैट इज़ E2, ठीक है। E2 की वैल्यू लाइक दिस में करस्पॉन्ड हो गई। यहाँ तक तो किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब ये बताइए, ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब यहाँ पे सेम इसी टाइप का आ रहा है ये भी। तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रहा है कि जो इंड्यूस EMF है, इंड्यूस EMF E जो है E1 E2 दोनों ही, ठीक है, E1 E2 दोनों ही फाई एम से क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं ना। E1 E2 लैग्स बिहाइंड द करस्पॉन्डिंग फ्लक्स बाय हाउ मच एंगल, 90 डिग्री। नहीं तो क्लियर है कि नहीं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख सकते थे क्या, जो E1 है, E1 दिस इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी, जैसे इसको मान लो जो भी ये तो कांस्टेंट है ना, ये जो भी मान लो फाई एम के रिस्पेक्ट में जो भी है N1 ओमेगा इंटू 5x। ऐसा इसको अगर आप फेज़र में चेंज करना चाहें तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, कुछ इस टाइप का। ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी फाई एम एट द एंगल माइनस 90 डिग्री। फेज़र सम में ऐसे लिखते हैं ना, फेज़र रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं। अगर फाई एम का मतलब फाई एम को अगर हमने अगर जीरो एंगल लेके चलें, ठीक है, फाई एम मैक्स एट द एंगल जीरो एंगल लेके चलें, तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर ये आपका फाई एम है, फाई एम की वैल्यू फाई मैक्स एट द एंगल 0 डिग्री, तो E1 किधर होगा, डाउनवर्ड। E1 क्या E2 भी दोनों ही 90 डिग्री क्या करेंगे, लैग करेंगे। ये क्लियर है कि नहीं। अगर इससे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से तो जल्दी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर ये फाई एम है तो E1 की वैल्यू क्या होगी, फाई एम से 90 डिग्री लैग करेगी। अगर यहाँ माइनस है तो लैग करता है, और यहाँ प्लस है तो ये इससे क्या करेगा, लीड करेगा। क्लियर है कि नहीं। तो बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, बोलो, क्योंकि क्वेश्चन आता है ये फाई एम है और E1 जो इंड्यूस EMF आ रहा है, E1 E2 ये दोनों ही क्या करें, 90 डिग्री क्या करें, लैग करते हैं। किससे, फाई एम से। बोलो, यहाँ तक किसी का डाउट। क्या हो रहा है, एक सेकेंड, सही है।
चलो तो ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो भी वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू, पीक वैल्यू है, ठीक है, मतलब पीक इंड्यूस ईएमएफ की बात करें, ठीक है, तो आप EM1 लिख सकते हैं, दैट इज़ N1 ओमेगा 5 मैक्स के करस्पॉन्डिंग। उसी तरीके से EM2 N2 ओमेगा 5 मैक्स। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए, अगर RMS वैल्यू की बात करें, RMS इंड्यूस EMF, तो E1 की वैल्यू ऐसे E मैक्स बाई √2 होगा। नहीं, जो RMS वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है, तो E1 जो होगा RMS के टर्म्स में, E1 RMS दिस इक्वल टू EM बाई √2 करेंगे। क्यों √2 क्यों किया? क्योंकि ये साइनसॉइडल है। साइनसॉइडल में अगर जैसे EM साइन ओमेगा t है, तो उसकी पीक वैल्यू क्या EM, तो RMS वैल्यू क्या होगी EM बाई √2, दैट्स वाई √2 से डिवीज़न कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 5m, ठीक है, 2 पाई f डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, E1 दिस इक्वल टू N1 5 मैक्स, या बेटर टू राइट √2 पाई N1 5m इंटू f। इसी तरीके से E2 RMS जो आएगा वो भी ऐसे लिख सकते थे, N2 5m इंटू f के करस्पॉन्डिंग। बोलो, ये सभी कौन सी वैल्यू है? RMS वैल्यू। E1 E2 के टर्म्स में हमने लिख दिया। बोलो, ठीक है। और ये वैल्यू इसको √2 इंटू पाई से करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन तो ये आता है 4 पॉइंट, कभी कभी ये वैल्यू पूछ देता है, FN1 इंटू 5 मैक्स, इसके करस्पॉन्डिंग 4.44 FN2 इंटू 5 मैक्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। बोलो, ये कौन सी वैल्यू है? RMS वैल्यू है, ये याद रखना, ये RMS वैल्यू ली जाती है। और ये कौन सी वैल्यू है? पीक वैल्यू है, ठीक है। जनरली ये जो होती है RMS वैल्यू होती है, और ये 5m हमने जो लिखा है वो 5m मैक्स है ना, ठीक है। वहाँ पे देखो 5m मैक्स है ना, ये 5m मैक्स है ना, ठीक है। हमने बस 5m से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये माइंड में रख लेना। तो अब जो है E2 बाई E1 को, E2 बाई E1 मिलेगा क्या यहाँ से? N2 बाई N1, इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। इसी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, और टर्न रेशियो, ठीक है। देखो, कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि E2 बाई E1 को या N2 बाई N1 को ही K माने, आप उल्टा भी मान सकते हो। कहीं किसी बुक में N1 बाई N2 को ट्रांसफार्मर रेशियो मान लेता है, ठीक है। तो वो जैसा दिया रहा है उसकी करस्पॉन्डिंग लेके चलना पड़ता है। बट इन जनरल 99% होता है कि क्वेश्चन जो आता है वो N2 बाई N1 को ही हम जो है लेके चलते हैं ट्रांसफार्मर में, क्या, टर्न रेशियो के नाम से, या उसी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? बोलो, समझ? कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ट्रांसफार्मर रेशियो जो किससे करस्पॉन्डिंग होता है, N2 बाई N1, समटाइम N1 बाई N2 भी लिख देता है, ठीक है। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका, आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। बट 99% केसेस में हम N2 बाई N1 को ही हम क्या लेते हैं, K के करस्पॉन्डिंग, टर्न रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। अब बताइए, ट्रांसफार्मर हमने क्या बोला, एट नो लोड पे, तो यहाँ पे भी इंड्यूस EMF है, यहाँ पे भी इंड्यूस EMF है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे। अब यहाँ पे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग लॉसेस को निगलेक्ट कर दें, नहीं, वैसे भी वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, तो V क्लोजर टू होगा किसके करस्पॉन्डिंग, E1 करस्पॉन्डिंग। नहीं, देखो, अगर ये जो है E1
जो यहाँ पे वोल्टेज जो आएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, E1 करस्पॉन्डिंग ना। तो V किसके करस्पॉन्डिंग होगा, E के करस्पॉन्डिंग। अब क्यों नेगलेक्ट किया उसको डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। तो ये वैल्यू किसके, E1 की वैल्यू हमको कितनी मिली थी, √2 पाई f(n1) × 5max। बोलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो एक चीज़ तो पकड़ के आ गई कि 5max जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 1/√2 पाई × n1, ठीक है, E1 डिवाइड बाई f के करस्पॉन्डिंग। बोलो क्लियर है कि नहीं। या आप ऐसे भी ले सकते हो, वैसे तो यहाँ पे E के करस्पॉन्डिंग, लेकिन हमने बोला कि ये क्लोज़र है तो आप ऐसे ले सकते हो 1/√2 पाई n1 V डिवाइड बाई f। इसको, इन दोनों को पकड़ के रखो अपने पास, ये वाला फार्मूला और ये वाला। काफ़ी क्वेश्चन इसी से रिलेट करके आ जाते हैं, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, देखो माइंड में है ना कि सर वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ कर, सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करें तो φm क्या होगा, φm इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, नॉर्मल सी बात है इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ किया उसी के रेशियो में फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज़ किया, तब φm चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, क्वेश्चन आ जाता है। और दिमाग में बस बैठा रहता है कि यार ये तो प्रोपोर्शनल होता है, बस तुरंत ऊपर नीचे ऊपर देख लिया, फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है, ऐसे बोल दिया कि जो फाई को चेंज करके कितना कर दिया, 5/2, ठीक है, फाई को चेंज करके 5/2 कर दिया, सॉरी V को चेंज करके, फाई को नहीं, V को सप्लाई वोल्टेज को V/2 कर दिया और उसी फ्रीक्वेंसी को भी F/2 कर दिया। तो पूछ देता है कि जो φm होगा, मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स होगा, उसमें कितने चेंजेस होंगे, बढ़ेगा कि घटेगा, कौन बता सकता है। तो आंख बंद करके नहीं करना कुछ भी, मतलब V' की वैल्यू V/2 है और F' की वैल्यू कितनी है, F/2 है। तो हम क्या देखेंगे, रेशियो क्या देखेंगे हमेशा। देखो 5max क्या होता है, 1/√2 इंटू n1 V' डिवाइड बाई F'। तो V' की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, अगर आप वैल्यू पुट करो तो √2 पाई n1, V' की वैल्यू V/2 और F की F/2। तो क्या मिलेगा, ये सेम वही चीज़ नहीं, 1/√2 जो φm' होगा वो डिक्टो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, n1 V/F के करस्पॉन्डिंग। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, यही तो φm ये किसकी वैल्यू है, φm की। तो φm' और φ' क्या होगा, दोनों सेम होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन आ जाता है इसके करस्पॉन्डिंग। तो आंख बंद करके बस एक चीज़ नहीं देखना है, इसलिए इतना डिटेलिंग में कराया जा रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन जितना इजी ट्रांसफर कोई भी है, डिटेलिंग तो करनी ही पड़ती है, ऊपर ऊपर से पढ़ने। अब ये सोचोगे सर इसी पे क्वेश्चन आएगा क्या हमेशा, ये तो ये रेयर ऑफ द रेयर, 100 में से 5% के क्वेश्चन चांसेस हैं कि ये सिर्फ इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आ जाए। 95% प्रॉब्लम कैसे आती है, कुछ इसी टाइप की आती है। मतलब पूरा वो, अगर पूरा कंसेप्ट पूरा समझे हुए हैं तब तो समझ जाएंगे, नहीं समझे तो फिर गया। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ कि फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेंगे तो φm डिक्रीज़ होगा, लेकिन हमको सप्लाई वोल्टेज भी देखना है। अगर यही सिर्फ सप्लाई वोल्टेज में, अगर यही सप्लाई वोल्टेज को हाफ़ किया जाता, नहीं, अगर सप्लाई वोल्टेज को हाफ़ कर दो, फ्रीक्वेंसी सेम रखो, तब क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता, नहीं, तब φm क्या हो जाता, φm' जो है तो डबल φm max के करस्पॉन्डिंग हो जाता है। पहले तो क्लियर है कि नहीं, ये जो क्वेश्चन बोला न्यूमेरिकली ऐसा ही होगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो समझ में आएगा धीरे धीरे, इसलिए समझ के चलना सब। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एट नो लोड के करस्पॉन्डिंग हमको 5max जो है, आप ये वाला ज़रूर याद रखो कि 5max 1/√2 पाई n1 इंटू V/F होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बोला है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके करस्पॉन्डिंग, भाई देखो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, आइडियल नो लोड ट्रांसफार्मर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ड्रॉप होंगे। एक तो फ्लक्स φm जा रहा है,
सभी फ्लक्स यहाँ से थोड़ी पास हो करेंगे, कुछ फ्लक्स ऐसे भी जाएगा फाई L1, नहीं ये भी तो फ्लक्स है फाई L1 लीकेज फ्लक्स, फाई L1 क्या है, दैट इज लीकेज फ्लक्स। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे फाई L2 है और यहाँ पे फाई L2 करस्पॉन्डिंग। तो फाई L1 और फाई L2 क्या है, फाई L1 एंड फाई L2 बी द लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। बताओ ये लीकेज फ्लक्स किसकी वजह से है, क्वेश्चन आ जाता है, वोल्टेज की वजह से है, ये बोल देगा सप्लाई। देखो यहीं से हम देखो क्वेश्चन बता दे रहे हैं काफ़ी कुछ क्वेश्चन, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा 500 क्वेश्चन करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ से क्लियर नहीं है तो रटन रटना कुछ नहीं। अब यही क्वेश्चन आ जाता है कि लीकेज फ्लक्स जो फाई L1 फाई L2 इतना समझ में आ रहा है भाई, टोटल फ्लक्स प्राइमरी साइड का क्या होगा, प्राइमरी साइड का टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई M प्लस फाई L1 होगा कि नहीं होगा भाई, मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स प्लस, एक तो मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स होगा प्लस लीकेज फ्लक्स होगा। हाँ ये अलग बात है कि इसकी वैल्यू बहुत क्या होती है, कम होती है, ठीक है। मतलब ये कि अगर ये 10 मिली वेबर है, ये 10 मिली वेबर है तो ये सब क्लोजर टू 9.5 मिली वेबर ये होगा, और ये जो वैल्यू होगी 0.5 या उससे भी कम मिली वेबर होगी, ठीक है। तो जब ये वैल्यू कम होगी तो उसमें जब करंट का मल्टीप्लिकेशन जो होगा तो उसकी वजह से वो भी ड्रॉप क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। तो जो चूँकि ये कॉइल है, पहले बताओ क्लियर थोड़ा बहुत हुआ कि नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फाई L1 और फाई L2 कौन से हैं, ये प्राइमरी साइड का लीकेज फ्लक्स है, ये सेकेंडरी साइड का लीकेज फ्लक्स है। अच्छा अब क्वेश्चन हमने पूछा था कि सर ये बताइए आप लोग कि जो लीकेज फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज पे भी या सप्लाई करंट पे। सप्लाई वोल्टेज जैसे पहला है सप्लाई वोल्टेज, यहीं पे करा देते क्वेश्चन भी, सप्लाई वोल्टेज आपका सब क्लियर होता जाएगा नहीं। सप्लाई वोल्टेज, सेकेंड सप्लाई करंट, ठीक है। थर्ड वन लोड करंट, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है, जो लीकेज फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन बताएगा, या नन ऑफ दीज। एक और लिख देते हैं नन, पता नहीं कौन सा ऑप्शन होगा और कौन क्यों, बोलो। एक सेकेंड, क्या दिक्कत हो रही है जी तुम लोगों को। हाँ तो ये तो होगा नहीं, सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है नहीं, आंख बंद करके सप्लाई वोल्टेज मत कर देना, क्योंकि देखो फ्लक्स अभी हमने क्या देखा था कि जो फाई और आई में क्या रिलेशन है, फाई एम, अभी फाई एम एक अभी हम निकाला था ना, फाई एम इज प्रोपोर्शनल टू आई एम आया था ना, याद है। तो उसी तरीके से ये भी, ठीक है, ये भी इसी करंट से तो आया है, ठीक है। तो इतना तो फिक्स है, ये मैं सप्लाई करंट से ही इसका रिलेशन होगा, ठीक है। तो सप्लाई करंट अगर इंक्रीज डिक्रीज करेगी तो लीकेज फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, सप्लाई करंट पे, वोल्टेज पे नहीं, ठीक है। लोड करंट से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखो नो लोड पे भी तो है ये फ्लक्स, नो लोड से नो लोड करंट से फाई L1 या फाई L2 का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। और सप्लाई वोल्टेज तो विच वन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोलो ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो ये हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अगर V बाई एफ कांस्टेंट है तो आपको फाई एम क्या मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। इस V बाई एफ में जो चेंजेस करेंगे अगर उनका रेशियो हमेशा अगर कांस्टेंट मिलेगा तो पीक फ्लक्स डेंसिटी हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। अब हम आते हैं, चलो सेकेंडरी एक और चीज़ कर लेते हैं, चलो सब डिस्कस करेंगे तब उसी में आ जाएगा ये भी। तो अब आते हैं सेकेंडरी पे कि ट्रांसफार्मर एट लोडेड, ट्रांसफार्मर को क्या कर दिया, लोड कर दिया, तब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रांसफार्मर एट लोड,
अब ट्रांसफार्मर को लोडेड कर दिया, तब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, अभी फेजर डायग्राम बनाएंगे, टेंशन मत लेना। नो लोड सर पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर आते हैं। ये बताइए, जब हमने बोला कि ट्रांसफार्मर का रिस्पॉन्डिंग एट लोडेड कंडीशन, लोडेड कंडीशन का मतलब ये हुआ, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही था, और ये आपका ऐसा ही था ना, कोर ऐसा ही था। प्राइमरी साइड को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, लाइक दिस वन और ये दिस वन। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी F। ठीक है, हाँ, अब इसको स्विच को ऑन कर दिया, मतलब जो स्विच था यहाँ पे उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस E1 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी है E2 है। ठीक है, E2 है नहीं, अभी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ आया था ना। और यहाँ पे एक चीज़ तो फिक्स है कि यहाँ पे फाइम था, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि फाइम का डायरेक्शन कैसा है। ये तो क्लियर हो गया था। अब ये बताइए, जैसे ही आप इस सर्किट को क्लोज करेंगे, इसमें क्या आ जाएगी, इंड्यूस करंट आएगी। भाई करंट आएगी, क्यों करंट आएगी, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, जो भी इम्पीडेंस यहाँ पे होगा। नहीं, अगर मान लो ZL है जो भी है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, E2 डिवाइडेड बाई ZL, जो भी कुछ करंट आएगी, I2 मान लिया हमने। अब माइंड में आता है कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। नहीं, पहले तो क्लियर है कि नहीं, I2 तो आएगी ना। अब उस I2 का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। नहीं, देखो E2 किसकी वजह से आया, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे लॉ की वजह से, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, तभी तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फाइम था वो चेंज हो कर रहा था। वो किसके करस्पॉन्डिंग, फाइम मैक्स साइन ओमेगा टी टाइप का था। तो इस वजह से हमको जो है फाइम टाइम वेरिएंट हो गया, तो उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हमको इंड्यूस EMF मिल गया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। और जो यहाँ पे स्विच था उसको ऑन किया तो करंट मिली। करंट क्यों मिली, क्योंकि E डिवाइडेड बाई जो भी इम्पीडेंस होगा आपको करंट मिल जाएगी I2। हाँ, अब उस बात आती है कि वो जो I2 होगा वो कैसा होगा। नहीं, जो I2 होगा उस I2 की वजह से भी फ्लक्स आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वही सब डिस्कस करना चाहते हैं। पहले टारगेट ये है कि उसका डायरेक्शन कैसा होगा। जो I2 का भाई किस डायरेक्शन में करंट होगी वो कौन डिसाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। नहीं, तो नीचे लिखो लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ induce current अब यहाँ पे कौन सी करंट आई है, I2 इसमें आई है। अब हमें डायरेक्शन नहीं पता, I2 नाम है बस। I2 is such as to oppose very cause of its protection, जिसकी वजह से वो आई है उसी का क्या करेगी, अपोज करेगी। किसकी वजह से आई है वो, देखो यहाँ पे जो I2 आई है वो किसकी वजह से आई है भाई, यहाँ पे जो E2 आया है, E2 की वजह से ना, E2 बाई ZL किया तभी तो मिला। E2 क्यों आया, फाइम की वजह से आया। नहीं, तो इसका मतलब ये किसका, जो यहाँ पे करंट है वो किसका अपोज करेगी, फाइम का। नहीं, ठीक है, तो नीचे लिख लो, दैट इज I2 विल अपोज फाइम। ठीक है, अब बताइए, नॉर्मल सी बात है, I2 एक जो है करंट है और फाइम क्या, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, तो ऐसा रेडिएशन तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि I2 का जो
I2 का जो फाई होगा वो अपोज करेगा किसका, फाई एम का। बात ऐसे बनती है ना, फ्लक्स का अपोज करेगा, करंट का इस टाइप का होता है ना। तो फाई जो I2 की वजह से जो फाई 2 आएगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि उसको, अगर वो फाई एम बढ़ रहा है तो उसको क्या करेगा, फाई एम को घटाना चाहेगा, अगर वो घट रहा होगा तो उसको बढ़ाना चाहेगा। तो ये बताइए फाई एम का डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है। तो फाई 2 जो इसमें जो करंट आएगी उस करंट का की वजह से जो फाई 2 होगा वो हमेशा फाई एम का क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन जो नेट अब कैसा हो जाएगा, देखो ये है फाई 2 का डायरेक्शन लाइक दिस वन। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स आया फाई नेट वो कितना हो जाएगा, फाई एम माइनस फाई 2। बोलो किसी को डाउट तो पूछो जल्दी से, यहाँ तक सर डाउट है या जो भी है, क्योंकि ये मेन चीज़ है। क्लियर। ये फाई एम का डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस वन, और फाई 2 का डायरेक्शन फाई एम का क्या है, ठीक है, अपोजिट। क्लियर। फाई 2 का डायरेक्शन क्यों अपोजिट है, क्योंकि जैसे ही फ्लक्स यहाँ पे हमने क्या ना सर्किट क्लोज हुआ तो करंट आई, और करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो क्या करती है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करस्पॉन्डिंग क्या करता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी उसका वो क्या करेगी, अपोज करेगी, जिसकी वजह से वो क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, फाई एम की वजह से। तो फाई एम को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो I2 डायरेक्ट फाई एम का नहीं बल्कि I2 का जो फ्लक्स होगा वो अपोज करेगा ना। तो इतना तो फिक्स हो गया, I2 का डायरेक्शन फाई 2 का डायरेक्शन कितना, इसके अपोजिट है, लाइक दिस वन। तो अब बताइए डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी, I2 का। अब सिंपल सी बात है, राइट हैंड कर्व रूल से देख लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो गया, ठीक है। अगर थंब डायरेक्शन ऑफ करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन है तो ये थंब जो फिंगर है, कर्व फिंगर, वो किसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट का। ये अगर डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो ये कर्व फिंगर किसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट का, ठीक है। तो ये बताइए ये कैसा हो जाएगा, हम ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा नहीं, और ये ऊपर तो ऐसे। तो I2 का डायरेक्शन एक्चुअली कैसा होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। पहले बता क्लियर है कि नहीं, I2 का डायरेक्शन हमको मिल गया, हमारा पहला टारगेट था करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो क्लियर होगा कि नहीं कि राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, फाई 2 का डायरेक्शन ऊपर अपवर्ड है, हमने बताया था। अगर ये डायरेक्शन ऑफ फाई एम पता है तो I2 पता हो जाएगा, या अगर I2 का डायरेक्शन पता है तो फाई एम पता हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। चलिए नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे जो नेट फ्लक्स आया है, नेट फ्लक्स, इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स होगा फाई टोटल, वो फाई एम माइनस क्या हो गया, फाई 2 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। यहाँ पे जो नेट फ्लक्स है वो कितना हो गया, फाई एम माइनस फाई 2 नहीं। और सेकेंडरी फ्लक्स अगर बात करें, सेकेंडरी फ्लक्स फाई 2 की, तो वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, N2I2 डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, N2I2 डिवाइड बाई रिलक्टेंस। अब बात वही बात कि माइंड में आता है कि सर अभी तो आपने एक चीज़ बताई थी क्या, कि जो फाई एम होता है, फाई एम की वैल्यू जो हमको निकल के आई थी, ये ऐसे लिखा था हमने, क्लोजर टू 1/√2, यहाँ पे V/F, और यहाँ पे √2πN1 कुछ ऐसा आया था हमारे पास, नहीं। ये चीज़ें हमको निकल के आई थी कि नहीं निकल के आई थी, बोलो। नहीं, √2πN1 इंटू V/F। हमने तो V और F में चेंजेस किए ही नहीं, तो इसमें कैसे चेंजेस हो सकता है, या तो ये गलत है या तो ये गलत है, नहीं। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे दो चीज़ें आ गई ना, बोलो। ये बताइए फाई एम की वैल्यू जो है
1/√2 पाई इंटू N1 V/F होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने सप्लाई वोल्टेज, देखो जब नो लोड पे था तो सप्लाई वोल्टेज मान लो जो भी 220 के करस्पॉन्डिंग या 440 जो भी अब सप्लाई वोल्टेज दिया था फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही लोडेड किया तो हमने क्या वोल्टेज में या फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बोला? हमने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब जो पहले था वही कंडीशन अभी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो V/F अगर है, अगर V/F में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो इसका मतलब फाई हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन निकल के क्या आ रहा है यहाँ पे नेट फ्लक्स तो φm - φ2 हो गया। इसका मतलब कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ चेंजेस होंगे इसमें? नहीं भाई, यहाँ पे फ्लक्स हमको क्या रखना है? कांस्टेंट ही रखना है ना। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ से क्या होगा? एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगी, वोल्टेज नहीं, एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगी। इसको मेंटेन करने के लिए नीचे लिखो टू मेक φm कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? कांस्टेंट क्यों? क्योंकि φm की वैल्यू जो है 1/√2 पाई N1 V/F के करस्पॉन्डिंग होती है ना। हमने इसमें तो चेंजेस किए नहीं, इस वजह से ये क्या रहा है? कांस्टेंट रहेगा। नहीं, इस वजह से ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये जो फाई नेट है वो हमको φm ही मिलना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए कि कुछ नहीं, φ2 कुछ इस टाइप का आ जाए कि वो φ2 के बराबर हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो उसी चीज़ को हम देखना चाहते हैं, टू मेक φm कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नेट जो फ्लक्स हो वो φm प्लस φ2 जो भी है, यही है ना। यहाँ पे कुछ भी जो भी वैल्यू आए कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। मतलब नामकरण में इसको φ2 बोल दो, ठीक है। जबकि φ2 और φ2 में क्या रिलेशन होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये क्या मिलेगा हमको? φm के बराबर तभी मिलेगा। तो नीचे लिख लो टू न्यूट्रलाइज φ2, ठीक है। φ2 ये प्राइमरी मेक्स एडिशनल फ्लक्स φ2 डैश, ठीक है। एडिशनल फ्लक्स और इसी को क्या हो सकता है? एडिशनल करंट I2 डैश, ठीक है। तो जो I2 डैश होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? या φ2 डैश जो होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग है? N I2 डैश डिवाइड बाय रिलक्टेंस। पहले तो क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे क्या होगी? एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगी, ठीक है। पहले तो क्लियर है कि नहीं? अभी लिखवा देंगे, टेंशन मत लो, पहले इसको समझो। हमने बोला क्या कि जो नेट फ्लक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि V/F में चेंजेस तो किए नहीं है। तो इसका मतलब उसको जो बढ़ा, जिसकी वजह ये घटा हुआ है, नहीं, जो पहले φm था अब φm - φ2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब वो φm तभी हो सकता है जब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्लक्स ऐड हो। वो एक्स्ट्रा फ्लक्स आएगा कहाँ से? वो कौन देगा? प्राइमरी साइड से आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने कहा, टू न्यूट्रलाइज φ2। उस φ2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, प्राइमरी मेक्स एडिशनल फ्लक्स φ2 डैश आर, यू कैन से दैट एडिशनल करंट I2 डैश। तो यहाँ से एडिशनल करंट फ्लो करेगी। मतलब पहले इसमें करंट अगर I0 जा रही थी या Im जा रही थी, ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी? सिर्फ I लिखो, कोई दिक्कत नहीं। I प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? I2 डैश। पहले तो क्लियर है कि नहीं? तो जो पहले करंट आई थी अब क्या हो जाएगा? उसमें I2 डैश ऐड हो जाएगी। और वो जो
आई टू डैश होगी तो बताओ यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा इन प्राइमरी साइड, ठीक है, ये जो प्राइमरी साइड में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा अब वो एन आई टू डैश डिवाइड बाई रिलक्टेंस। तो क्लियर है कि नहीं? पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, डिटेल में थोड़ा सा लिख लो क्योंकि डाउट हो रहा होगा। नीचे लिखो व्हेन द लोड is connected the resultant flux gets reduce as phi m जो कि v by f के करस्पॉन्डिंग होता है इस कांस्टेंट, नहीं ये क्या होना चाहिए कांस्टेंट, सो एडिशनल फ्लक्स phi 2 dash is produced by primary hence primary takes additional current I2 dash। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? एडिशनल प्राइमरी फ्लक्स जो phi 2 आया है phi 2 डैश दिस बी इक्वल टू N1 I2 डैश डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, दैट इज इसको बोलेंगे एडिशनल प्राइमरी फ्लक्स, ठीक है। और क्या बोलेंगे? काउंटर, देखो ये क्या कर रहा है? डीमैग्नेटाइज कर रहा है ना इसको डीमैग्नेटाइज, इसी वजह से इसको डीमैग्नेटाइजेशन फ्लक्स भी बोला जाता है, दैट इज डीमैग्नेटाइजेशन फ्लक्स। और क्या बोला जाता है? क्लियर? अब देखो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, उसी तरीके से I2 डैश को भी क्या हो सकते हैं? एडिशनल प्राइमरी करंट और डीमैग्नेटाइजेशन करंट, ठीक है। डीमैग्नेटाइजेशन करंट क्यों बोली जाएगी? क्योंकि ये क्या कर रहा है? डीमैग्नेटाइज कर रही है ना इस किसको? phi 2 को, दैट्स वाई, ठीक है। phi 2 डैश जो आएगा उसी वजह से ये क्या होगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा ना एक्स्ट्रा जो हमको फ्लक्स मिल रहा था, ठीक है। या दूसरी वर्ड में भी एक और वर्ड आएगा इसका, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? और हमने ये भी बताया कि phi m जो phi 2 और phi 2 डैश में क्या रिलेशन होगा? सेम होगा, तभी डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं ना, न्यूट्रलाइज तभी तो कर सकते हैं। तो ये बताइए ये कौन सा है? सेकेंडरी साइड का है, और ये कौन सा है? प्राइमरी साइड का, ठीक है, जो एडिशनल प्राइमरी फ्लक्स है। तो ये बताइए, अब वैल्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? N2 I2 डिवाइड बाई रिलक्टेंस, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? N1 I2 डैश डिवाइड बाई रिलक्टेंस। तो I2 डैश की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? N2 डिवाइड बाई N1 दैट इज I2, या इसी को K इंटू I2। अब ये बताइए I2 का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी करंट। K इंटू I2 जब ये आ जाता है तो इसको बोलेंगे, इसका मतलब इसको हम दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं I2 डैश को, दैट इज सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड। नहीं देखो I2 डैश की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? K इंटू I2, ये है सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड, नहीं दैट इज सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से पहले, ठीक है।
सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड, या इसी को डीमैग्नेटाइजिंग करंट बोलेंगे, ठीक है, या काउंटर करंट भी बोला जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर करंट, ठीक है, इसी को लिख लो, दैट इज काउंटर करंट। और फ्लक्स है तो काउंटर फ्लक्स, जो फाई टू को क्या बोलेंगे, और काउंटर फ्लक्स। क्लियर है कि नहीं? डीमैग्नेटाइजेशन करंट, एडिशनल करंट रिफर टू एडिशनल करंट, एडिशनल प्राइमरी, इसको I2 डैश को एडिशनल प्राइमरी करंट, डीमैग्नेटाइजिंग करंट, सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड एंड काउंटर करंट आल्सो। तो 3-4 नाम है इसके, ठीक है। तो आ जाता है कभी तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसी वजह से हमने पूरा बता दिया। उसी तरीके से फ्लक्स को भी, जो फाई टू डैश है उसको भी क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन फ्लक्स या काउंटर फ्लक्स, ठीक है, या एडिशनल फ्लक्स रिफर टू प्राइमरी साइड, एडिशनल प्राइमरी फ्लक्स या फिर काउंटर फ्लक्स, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि नाम आ गया तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसका क्या मतलब है, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि वहाँ समझाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बोलो। किसी को डाउट हो तो पूछो पहले जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है या जो भी है। बोलो। तो अब ये बताइए, प्राइमरी साइड में तो I2 की वैल्यू तो हमको पता चल गई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब ये बताइए, मिटा दें इसको, जल्दी से लिख लो, इसको जल्दी लिखो। होना चाहिए कैसे तो कैसे। तो ये हो गया हमारा लाइक दिस वन। तो ये बताइए, जो प्राइमरी करंट है, ठीक है, जो हमने बोला प्राइमरी करंट के करस्पॉन्डिंग, अब प्राइमरी करंट टोटल कितनी हो जाएगी, नीचे लिखो, प्राइमरी करंट, बेटर टू राइट ब्लैक से नहीं, प्राइमरी करंट I1 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I प्लस I2 डैश, और I क्या थी, दैट इज IM प्लस I2 डैश, पहले तो क्लियर है कि नहीं, ठीक है, I2 डैश के करस्पॉन्डिंग। तो नेट प्राइमरी करंट जो हो गई लाइक दिस वन। हाँ, अब यहाँ पे जो I2 डैश होती है, चूँकि ये किसके करस्पॉन्डिंग, K इंटू I2, पहले देखो ध्यान से, K इंटू I2, अब ये किसके करस्पॉन्डिंग, ये लोड करंट है ना, I2 जो है एक्चुअली कौन सी करंट है, दैट इज लोड करंट, इसको लोड करंट बोलेंगे ना, या सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, ठीक है। अब लोड जो करंट होती है, जो लोड के करस्पॉन्डिंग जो करंट आती है वो IM से क्या होती है, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल जो I2 डैश होता है वो क्या होता है, IM से काफ़ी ग्रेटर होता है। तो हम जनरली ये भी यूज़ कर देते हैं कि तब क्या हो जाएगा भाई, NI1 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ पे जो I2 डैश है, I2 डैश को तो हम क्या लिख सकते थे, तो फिर यहाँ से देखो तो I1 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, I2 डैश के, नहीं, जो I1 है वो क्लोजर टू किसके करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, I2 डैश के। तब उस केस में N1 I1 किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, I2 N2 करस्पॉन्डिंग, ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये याद रखना ये कब वैलिड है, अदरवाइज हमेशा ये वाला कंसेप्ट लेके चलोगे कि N1 I2 डैश दिस इक्वल टू N2 I2, ठीक है। और ये वाला कब लेके चलोगे, जब मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होगी, लोड करंट मैग्नेटाइजेशन करंट से क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी तब, ठीक है। प्रैक्टिकल केस में ऐसा ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है वहाँ पे, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें दी रहेंगी जिससे आप आइडिया लगा लोगे कि हाँ
ये इस क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग है और ये इस क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग। लोग बताओ क्लियर है कि नहीं? तो अब हमारा टारगेट क्या होगा? इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। ये सब तो क्लियर हो गया ना? प्राइमरी साइड में भी क्या है? लीकेज फ्लक्स है, फाई L1 है, यहाँ पे भी फाई L1 नहीं, और सेकेंडरी साइड में भी है फाई L2 और यहाँ पे भी फाई L2 है। चलो बताओ क्लियर कि नहीं? और ये फाई M ऊपर, इसमें अब नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? सिर्फ फाई M बचेगा फिर लास्ट में, तो ये सब हट जाएगा। तो फाई M ये नहीं, फाइनली ये जब करंट वरंट आ गई, सब कुछ आ गया, जब ये I और I2 डैश कर यहाँ पे IM प्लस I2 डैश के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे I2 के करस्पॉन्डिंग करंट रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पे करंट फ्लक्स कौन सा होगा? सिर्फ फाई M होगा बचेगा। और अगर प्राइमरी फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई M प्लस फाई L2 फाई L1 होगा। सेकेंडरी फ्लक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी फाई M प्लस फाई L2 करस्पॉन्डिंग आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, अब हमको बनाना है इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। पहले तो बताइए, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, तो सप्लाई वोल्टेज को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सप्लाई वोल्टेज लाइक दिस वन V। हाँ, ये जो भी है कॉइल है तो उसका भी रेजिस्टेंस होगा, और फाई L1 की वजह से क्या होगा? यहाँ पे भी रिएक्टेंस आएगा नहीं, फाई M की वजह से क्या होगा? रिलक्टेंस आता है, उसी तरीके से इसकी वजह से भी नहीं। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस R1 और ये रिलक्टेंस की, इसको XL1, जो ये किसकी वजह से बनाना है तो फाई L1 बना लो ऐसे। और ये जो मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स है फाई M, हमने बोला ना प्राइमरी साइड का फाई M प्लस फाई L1 है ना, तो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फाई M को, जो कि XM का रिप्रेजेंटेशन है नहीं। अगर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो फाई M, और ये हो गया XM करस्पॉन्डिंग। जो इंड्यूस EMF जो आया है यहाँ पे, दैट इज E1 करस्पॉन्डिंग, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं? पर तो क्लियर है ना? और ये करंट कौन सी? I1। इसमें कौन सी करंट जा रही है? IM। इधर कौन जाएगी? I2 डैश। बोलो तो क्लियर है कि नहीं? ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आते हैं सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड में क्या होगा? सेकेंडरी साइड को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसका भी लीकेज फ्लक्स, रेजिस्टेंस और ये लोड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो रिलक्टेंस आएगा XL2, और यहाँ पे जो कॉइल है उस कॉइल का रेजिस्टेंस R2, और ये XL2 जो लोड के करस्पॉन्डिंग लगा हुआ है, लोड है तो लोड लगा रहेगा। और यहाँ पे जो इसमें जो करंट थी वो क्या थी? I2। और यहाँ पे जो E2 था, यहाँ पे का जो वोल्टेज है वो कितना है? E2 करस्पॉन्डिंग ना। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अब दिक्कत क्या है? यहाँ का वोल्टेज E1 है, यहाँ का वोल्टेज E2 है। कभी ये दोनों को पैरेलल अटैच कर सकते हैं क्या? ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट वोल्टेज, अगर 2 वोल्ट का और 3 वोल्ट का वोल्टेज है, कहीं पे भी वोल्टेज कनेक्शन को ऐड करने का तरीका क्या होता है कि दोनों की पोलरिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और साथ साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तभी आप दोनों को पैरेलली अटैच कर सकते हैं, ठीक है। बोलो तो क्लियर है कि नहीं? मतलब यहाँ का वोल्टेज अगर E1 है और यहाँ का वोल्टेज E2 का, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, बल्कि E2 को भी किसके करस्पॉन्डिंग बनाना पड़ेगा? E1 करस्पॉन्डिंग, या E1 को E2 करस्पॉन्डिंग। बोलो तो क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हटा दो। तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि E1 और E2 में हमको E1 और E2 में क्या रिलेशन था भाई? E2 डिवाइड बाई E1 दिस भी इक्वल टू क्या मिला था? K के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर E2 को E2 बाई K कर दें तो ये E1 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। मतलब इसको उठा के अगर यहाँ पे चिपकाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? E2 बाई K करना पड़ेगा नहीं। अब बताइए पहले E2 कितना है? E2 की वैल्यू है किसके करस्पॉन्डिंग? ये है V2, यहाँ का वोल्टेज क्या है?
टर्मिनल वोल्टेज V2 प्लस क्या लिखेंगे I2 इंटू R2 प्लस JXL2, ये लिखोगे। अगर हमने दोनों साइड केस सब में के से क्या कर दिया, डिवीज़न कर दिया, तो ये हो जाएगा दैट इज़ E2 डैश दिस इक्वल टू E1, नहीं तो ये हो जाएगा। और ये V2 डैश ये क्या मिलेगा, इसको k से ऊपर नीचे, यहाँ पे ऐसा करो, एक k से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे k स्क्वायर कर दो। फ़ायदा क्या मिलेगा, k इंटू I2 क्या हो जाता है I2 डैश, और ये क्या हो जाएगा R2 बाई के का स्क्वायर प्लस JXL2 बाई के का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमको जो मिलेगा कि E1 दिस बी इक्वल टू E2 डैश दिस बी इक्वल टू V2 डैश प्लस ये I2 डैश ये R2 डैश प्लस JXL2 डैश। ठीक है, अभी इनका नामकरण भी करेंगे, टेंशन मत लो। पहले तो क्लियर है कि नहीं। तो अब जो सर्किट बनेगा, जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हो जाएगा XL2 डैश बेटर टू राइट, यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले लिखा जाता है, ये R2 डैश और यहाँ पे लोड के करस्पॉन्डिंग नहीं V2 डैश, तो यहाँ पे ZL2 डैश हो जाएगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा E1 दिस इक्वल टू E2 डैश हो जाएगा, जो कि क्या था E2 बाई के। चलो तो क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे जो करंट आ गई वो I2 डैश करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये सेकेंडरी सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड, इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। बोलो तो क्लियर है कि नहीं। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो पहले जल्दी से कि सर यहाँ डाउट हो या जो भी है। वॉइस आ रही है ना मेरी, ठीक है, वॉइस आ रही है। तो ये ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये इजी टॉपिक है। अगर बफरिंग हो भी रही होगी ना तो इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है कि मतलब बहुत ध्यान लगा के सुनने की ज़रूरत है। ये तो आप थोड़ा बहुत फैमिलियर ही हो, आप तो फैमिलियर भी होंगे इस टॉपिक से। ठीक है, तो समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये बताइए E2 डैश को क्या बोलेंगे, E1 को क्या बोलेंगे। नहीं देखो, I2 डैश तो हमको पता है, I2 डैश को क्या बोला था सेकेंडरी करंट, नहीं सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। ठीक है, अब ये नहीं कि सर इतना राइट अब बोल दिया हमने तो आप अपने से लिख लो ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अब सर राइटिंग कुछ लोग माइंड में आता सर ये राइटिंग वाइटिंग। ठीक है, हर शख्स अपनी अपनी, डॉक्टर की राइटिंग तो और नहीं समझ में आती है। हम जो बोल रहे हैं उसको समझ लो, इसको समझ ही रहे हो, बस हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो I2 डैश के करस्पॉन्डिंग E2 डैश को क्या बोलेंगे, E2 डैश क्या है E2 बाई के दैट इज़ E1, नहीं इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी EMF रिफर टू प्राइमरी साइड, नहीं सेकेंडरी EMF रेफर टू दैट इज़ रेफर टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो। देखो इसका भी डेरिवेशन है, ऐसा नहीं है कि ये जो हमने डायरेक्ट लिख दिया ना R1 है, ये इसका डेरिवेशन एक पेज का हो जाएगा, तो अननेसेसरी हम उस पर नहीं गए हैं। ठीक है, नहीं तो फिर वो कुछ चीज़ें होती जो आती नहीं, तो फिर अननेसेसरी क्यों डिस्कस करें। ठीक है, वही चीज़ पढ़ो जो चीज़ आती है। ठीक है, वैसे ही काफ़ी लंबा चला जाएगा डिस्कशन। बोलो, ठीक है, इसी वजह से इसका डायरेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पे कि भाई लीकेज है तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सीरीज़ में ही हो रिप्रेजेंटेशन होता है, क्यों होता है वो सब का भी लंबी कहानी है, एक पेज 2 पेज खा जाएगा, कम से कम आता है 1 घंटा उसमें लगाओ, और फिर वो भी है समझ में आया कि नहीं आया, फिर सर ऐसे वैसे नहीं होता है ना, तो जानने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इतना है कि भाई
कहीं ना कहीं ये तो पक्का मालूम हो रहा है कि मैग्नेटाइजेशन करंट पे ही डिपेंड करेगा XL2, नहीं लीकेज फ्लक्स जो है, तो इस वजह से डायरेक्ट लिखवा दिया। ठीक है, किसी को ज़्यादा शौक होगा तो बोल देना, हम करवा देंगे अलग से उसके लिए। ठीक है, और फिर समझ में नहीं आए तो फिर मेरे से बोलना। हाँ बोलो, XL2 डैश को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? लीकेज, नहीं लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। उसी तरीके से इसको भी अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते थे, क्या? XL2 डिवाइड बाई K², नहीं, दैट इज सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी 2 डैश, या सिंपली R2 लिखा हुआ है तो R2 लिख दो बस। R2 दिस इक्वल टू R2 डैश दिस इक्वल टू R2 बाई K², सेकेंडरी लीकेज, ठीक है, रेजिस्टेंस। ये क्या है? सेकेंडरी, ये लीकेज नहीं बल्कि ये कॉइल का होता है ना, सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, रेफर टू प्राइमरी साइड। जनरली लोग बोल देते हैं इसको भी लीकेज रेजिस्टेंस, लीकेज इम्पीडेंस बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना, इम्पीडेंस का मतलब देखो सेकेंडरी, अब जैसे इम्पीडेंस की बात करें, अगर आपसे बोले जो I2 डैश Z2 डैश की वैल्यू, तो Z2 डैश जो भी है Z2 डिवाइड बाई K² लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसको बोल सकते हो सेकेंडरी लीकेज इम्पीडेंस, ये सही वर्ड है, इम्पीडेंस, ये वर्ड सही है। क्यों? क्योंकि इसमें R2 भी है, R2 डैश भी है, प्लस XL2 डैश है। XL2 की वजह से इसका नाम पड़ गया लीकेज इम्पीडेंस। ठीक है, लीकेज इम्पीडेंस रिफर टू प्राइमरी, लीकेज इम्पीडेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, सॉरी इसको है, सॉरी मिस्टेक हो गई, रेफर टू प्राइमरी साइड। नहीं, मतलब ये जो है Z2 डैश दिस इक्वल टू R2 डैश प्लस XL2 डैश J। ठीक है, जो कि है क्या ये चीज़, यही ना, R2 प्लस J XL2। देखो एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है। R2 किसकी वजह से? वो लीकेज नहीं हो, वो तो भाई कॉइल है, तो भाई कॉपर की कॉइल है तो कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, इस वजह से R2 है। उसको बाई K² करेंगे तो कहेंगे कि रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, लेकिन उसको लीकेज नहीं बोलेंगे, इम्पीडेंस को बोलेंगे। इम्पीडेंस में क्या होगा? रेजिस्टेंस भी है और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से वो नाम पड़ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। ठीक है, बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से यहाँ पे कि सर नहीं समझ में आया या जो भी है। सही है सब? बोलो, सर्किट तो बन गया होगा यहाँ तक, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। चलिए, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा कि ठीक है, इनको हटाते हैं, अब इनको चिपका देते हैं यहाँ पे। अब बताइए, अभी एक चीज़ मिसिंग है, ये इसको यहाँ पे ला देंगे। जो कोर लॉस कंपोनेंट बहुत डिस्कस किए थे, कोर लॉस याद है? जो कोर लॉस मीन्स आयरन लॉस के बारे में हमने डिस्कस किया था, उस पे आते हैं थोड़ा सा। भाई नीचे लिखो, कोर लॉस एज आयरन एंड और आयरन लॉस बोथ आर सेम थिंग। वो किसके करस्पॉन्डिंग था? पीएच प्लस पीई, पी आई दिस इक्वल टू पी एच प्लस पी ई। पी एच का मतलब हिस्टेरेसिस लॉस, ये हमने कितना लिखा था? के एच इंटू बी एम का 1.6 इंटू एफ का स्क्वायर, सॉरी एफ, और ये आया था के ई इंटू बी एम का स्क्वायर
इंटू एफ का स्क्वायर, ये आ था। अब देखो अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेट बी एम का स्क्वायर मान सकते हैं। अगर इसको ऐसा मान लें कि मतलब जो पी एच है वो भी ये क्लोज़र टू है ना बी एम का स्क्वायर के, तो आप कह सकते हैं कि जो पी आई है वो क्या मिलेगा, वो बी एम का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम पी एच को भी बी एम का स्क्वायर टाइप का मान लें, ठीक है, पी ई तो है ही है बी एम का स्क्वायर, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते थे कि पी आई जो है मतलब जो कोर लॉस है, जो कोर लॉस या आयरन लॉस, वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। और हमने अभी एक चीज़ डिस्कस किया था किसके करस्पॉन्डिंग, कि जो फाइम होता है, देखो फाइम वो क्या बी एम इंटू ए के करस्पॉन्डिंग होता है। एक कोर में देखो ये जो आपने बनाया था ये जो है कोर, यहाँ पे जो फाइम जाता है, फाइम की वैल्यू क्या होती है, बी एम इंटू ए के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया करस्पॉन्डिंग, यही है ना। अब यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि बी एम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पी आई इज़ प्रोपोर्शनल टू फाइम का स्क्वायर डिवाइड बाई ए तो कांस्टेंट होगा, फाइम चेंज होगा तो पी आई चेंज होगा, तो इसका मतलब पी आई इज़ प्रोपोर्शनल टू फाइम का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है या नहीं समझ में आया। ठीक है, बोलो। और हमने एक और चीज़ देखी है कि फाइम किसके करस्पॉन्डिंग होता है, 1/√2 पाई n1 v बाई एफ के करस्पॉन्डिंग। चूँकि फाइम प्रोपोर्शनल है v के प्रोपोर्शनल के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये प्रोपोर्शनल है v का स्क्वायर। अच्छा, बेसिक फार्मूला इसका क्या था, ई आई सॉरी E1 का स्क्वायर, नहीं E1 था ना सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 का स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो E1 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं। पी आई प्रोपोर्शनल हमको किसके मिल गया, E1 के, ठीक है। तो हमको फाइनली यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। तो हमको जो पी आई मिला है, अगर ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, नहीं मान लो C इंटू E1 का स्क्वायर, तो जो C की वैल्यू होगी। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, ये तो ओम का इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पी आई को ऐसा भी लिख सकते थे क्या, E1 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर आई, नहीं। अगर इसका मतलब C की वैल्यू 1 C की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, अगर C की वैल्यू हम ऐसा लिख सकते थे क्या, 1/RI, ठीक है। बोलो किसी डाउट हो तो पूछो जल्दी से। RI क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, RI क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्लियर है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इस RI को जिसको बोलेंगे कोर लॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, या कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है। ये जो RI है, RI को क्या बोलेंगे, दैट इज कोर लॉस कंपोनेंट आर कोर लॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। बोलो अब इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, बोलो इसका ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा। नॉर्मल सी बात है, ये आया किसके करस्पॉन्डिंग है, पी आई दिस इक्वल टू V1 का स्क्वायर बाई आर आई, नहीं मतलब V1 के पैरेलल में ही अटैच होगा, नहीं V1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके पैरेलल में इसको अटैच कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली सर्किट कैसा हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनाओगे तब ये सर्किट, यहाँ पे आर आई ऐसे रिप्रेजेंट कर दो और यहाँ पे XM, यहाँ पे XM और यहाँ पे RI, ठीक है। तो ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इसमें जो करंट होगी वो कौन सी होगी, EI, और इसमें होगी IM, और तब ये हो जाती है नो लोड करंट, ठीक है भाई। ये जो II होगा
देखो तब इसमें भी करंट आएगी ना। इस करंट का नाम क्या करना है, दैट इज कोर लॉस कंपोनेंट करंट, नेट करंट। क्लियर है कि नहीं? जनरली कभी कभी ऐसे लिख देते हैं कोर लॉस कंपोनेंट भी, ठीक है, तो बेटर टू राइट कोर लॉस कंपोनेंट करंट, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। प्रैक्टिकली IM जो होता है वो ग्रेटर होता है IE से, कोर लॉस से। इसी वजह से हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमने क्या किया, नो लोड करंट ना करके बल्कि सिर्फ IM लेके चले थे, क्योंकि I0 की वैल्यू जो होती है, ये जो नो लोड करंट होती है वो हम देखेंगे अभी। एक्चुअली I0 की वैल्यू तो जो होगी वो IM प्लस IE करस्पॉन्डिंग होगी। प्रैक्टिकली हमने बताया कि ये रिलेशन होता है, तो हम I0 को जनरली ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो खैर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्यों हमने ये वर्ड बोला कि ये क्यों ऐसा होता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम उस चीज़ों को देखेंगे भी, ठीक है। पहले तो क्लियर है कि नहीं? तो फाइनली सर्किट कैसा बन जाएगा, इसको यहाँ पे चिपका दो, तो ये रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये V2 डैश, ये R2 डैश, XL2 डैश, I2 डैश और यहाँ पे ZL2 डैश, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन के आएगा, ठीक है, ये जो सर्किट बन के आएगा इसको क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट बोलो, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट। वैसे ट्रांसफार्मर जो, तो ये ट्रांसफार्मर लिखने जरूरत नहीं, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे जो भी है डाउट है या जो भी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट सर्किट होता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है अप्रॉक्सीमेटली वाला जो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट सर्किट, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। अब नेक्स्ट टारगेट है अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। देखो जब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कभी कभी माइंड में आता है कि सर कौन सा इस्तेमाल करें, एग्जैक्ट वाला इस्तेमाल करें कि अप्रॉक्सीमेट वाला, ठीक है। हमने बताया कि प्रैक्टिकली अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन कराएंगे तो समझाएंगे। हमेशा रिफ़र यही वाला करना, ये एग्जैक्ट सर्किट है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर आपका एग्जैक्ट आता है। अगर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लेके चलता है तो आप अप्रॉक्सीमेट वाला सर्किट लेके चल सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है कि नहीं? बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से पहले कि सर यहाँ नहीं समझ में आया या वो जो भी है, ठीक है। तो ये यहाँ यहीं तक इसको बाइंड अप कर देते हैं। कल हम शुरू करेंगे एग्जैक्ट सर्किट करस्पॉन्डिंग, फिर इसके बाद प्रॉब्लम भी देखेंगे।